बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारे पास है बेटे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 में एज यूजुअल हमारे पास 25 एमसीक्यूज हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इससे पहले 2 एक्सरसाइजेज जो हैं वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे सर ये जो एक्सरसाइज है इसकी पीडीएफ की जो है ना इसका लिंक लगा दें डिस्क्रिप्शन में, ताकि हम पहले टेस्ट को सोल्व कर सकें और उसके बाद फिर डिस्कशन पे आ सके। बड़ी अच्छी बात है और बड़ा ही अच्छा सजेशन है। देखिए अब इसके 2 तरीकाकार है। नंबर 1 तो ये है कि आपने बुक लेनी है इंग्लिश की सरदीम की, यानी कि मेरी, उसमें ये एक्सरसाइजेज प्रिंट हुई हैं, वहां से आप इसको देखेंगे और उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आप उसकी डिस्कशन देखेंगे। अच्छा, डिस्कशन पे आने के लिए, बुक डिस्कशन पर आने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यूआर कोड होगा, आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है, आपको यहाँ पर लेगा। तो दूसरा तरीका क्या है, देखिए पीडीएफ को मैं अपलोड करूं, उसका लिंक यहाँ पे लगाऊं, तो उससे आसान तरीका मैंने ये देखा कि मैं व्हाट्सएप चैनल, जो मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैं इसके लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आपने उस डिस्क्रिप्शन में से मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो लाजमी फॉलो कर लेना है। जो भी टेस्ट हम डिस्कस किया करेंगे, जो भी एक्सरसाइज हम डिस्कस किया करेंगे, मैं उसकी जो पीडीएफ या उसका जो इमेजेस होंगे, जो उसका जेपीजी होगा, वो मैं उस ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने पहले वो टेस्ट को है क्या करना है, सोल्व करना है, एक्सरसाइज को सोल्व करना है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आकर डिस्कशन देख लेनी है। तो आपने करना क्या है, आपने व्हाट्सएप चैनल को क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, फॉलो कर लेना है, इंग्लिश विद सरजीम, ताकि जो भी टेस्ट वहां पर आए आप सोल्व करने के बाद आप यहाँ पर आकर उसकी क्या कर सके, डिस्कशन देख सके। तो अभी हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक्सरसाइज 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। अब ऑफ उन वर्ड में से है जिनको हम यूज करते हैं। देखें हमने क्या कहा, अब अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को इनमें से किसी एक वर्ड के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, फर्स्ट वन के साथ। और अगर हम 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे आइदर और, नाइदर नोर, नोट ओनली के साथ, तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहेगी, सेकंड वन के साथ। तो ऑफ याद रखिएगा उन वर्ड्स में से है जहां पर हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होती है बेटे, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होती है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स के साथ हमारी प्रेफरेंस है और प्रिंसिपल चूंकि हमारे पास प्लूरल है, तो हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहने वाला है, प्लूरल रहने वाला है। तो इसका मतलब पहली बात तो यह है कि इज और हैज तो हो नहीं सकते क्योंकि वो सिंगुलर है। उसके बाद है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं हैव डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लिखता हूं तो हमारा सेंटेंस नहीं बनता। हमारा करेक्ट ऑप्शन हैव नहीं होगा, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कुछ यूं चलेगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, एक तो आप सिंगुलर प्लूरल के साथ खेल रहे होते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, और दूसरा आप किसके साथ खेल रहे होते हैं, वर्ब के साथ, जहां पर आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देखना होता है, जहां पर आपको टेंस देखना होता है, जहां पर आपको ये देखना होता है कि मुझे कौन सा वर्ब लिखना है। जैसे अब यहां पर आर और हैव में से हमें कौन सा वर्ब लिखना है, आर लिखना है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पोल दैट वाज कंडक्टेड बाय हैरिस ऑलमोस्ट 3 वीक्स अगो। अब देखें इस पूरी बात को हमारा कोई मकसद नहीं है करने का। एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है, अ पोल। मैंने आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी बताया कि जहां पर भी आपके पास थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस आ जाए ना, तो आपने वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, आपने पूरे सेंटेंस में से एक फोकस्ड रहना अपने सब्जेक्ट के ऊपर। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, पोल है, तो पोल चूंकि सिंगुलर है, इसका मतलब हम इंडिकेट नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना होगा, इंडिकेट्स। इसका मतलब या तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा हो सकता है या हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे डेट वोटर्स। अब यहां पर जो वर्ब हमारे पास आना है ना, उसका पोल्स के साथ ताल्लुक नहीं है, वो हमने किसके अकॉर्डिंगली लिखना है, डेफिनेटली वोटर्स के अकॉर्डिंगली। वोटर्स चूंकि प्लूरल है तो हमने यहां पर प्लूरल वर्ब लिखना है, इसका मतलब हम इज नहीं लिख सकते। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, अल्फा। अगो के बाद हमारे पास क्या आएगा, इंडिकेट्स, और वोटर के बाद बेटे हमारे पास क्या आएगा, आर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। तो जहां पर भी लॉन्ग सेंटेंस आए ना, वहां पर आपने फोकस रहना अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करनी है, सब्जेक्ट को निकालने की कोशिश करनी है कि हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है क्या। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शंस टू द एनुअल प्ले। अब यहां पर देखिए रिएक्शंस टू द एनुअल प्ले। अब एनुअल प्ले हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है,
हमारा सब्जेक्ट है रिएक्शंस। वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन, और कौन से रिएक्शन जो कि रिलेटेड है एनुअल प्ले से। अब एनुअल प्ले सिंगुलर है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? रिएक्शंस। रिएक्शन चूंकि प्लूरल है तो हमने इसको प्लूरल ही लेना है। और आगे आप देख रहे होंगे बीन है, अब प्लूरल लेना है तो इसका मतलब सिंगुलर वाले तो वैसे ही चलेंगे। अब आर और हैव के साथ आप याद रखेंगे कि आर के साथ बीन तो किसी सूरत भी नहीं आता, बीन तो आएगा ही किसके साथ? हैव के साथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा हैव। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, fearlessness in the face of overwhelming odds often। अब यहां पर अगेन वही बात, हमारा सब्जेक्ट क्या है? fearlessness। हमारा सब्जेक्ट बाकी सारा सेंटेंस नहीं है। जहां पर भी लॉन्ग सेंटेंस आएगा आपने कंसंट्रेट करना है, आपने फोकस रहना है, आपने गौर करना है इस बात पर कि पूरी बात में हमारा सब्जेक्ट है क्या। अब यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है fearlessness। fearlessness याद रखेंगे हमारे पास क्या है? सिंगुलर। तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट भी क्या होने वाला है? सिंगुलर। अब जब सिंगुलर होने वाला है तो आईएनजी तो आप समझते ही हैं कि कोई टेंस नहीं होता हमारे पास, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। विल रिजल्ट्स, कोई टेंस नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन हम विल के साथ नहीं करते हैं। अगर आप प्लूरल लिखते तो फिर आप रिजल्ट लिखते। अभी हम के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? रिजल्ट्स। आप जानते ही हैं कि जब भी आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट में सिंगुलर होता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका एडिशन करते हैं बेटे? एस का एडिशन करते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, We are hoping to attract the type of customer who। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, देखिए जहां कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाएं, ये हम नंबर वाले रूल में बात कर रहे थे, जहां कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब डेट आ जाए या विच आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब ये याद रखिएगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा जो उससे पहले है, उसके करीब है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं या हम इसको बेटे बोलते हैं रूल ऑफ नियरनेस, कुर्बत का रूल, करीब का रूल। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा जो उससे पहले उसके करीब है। तो यहां पर चूंकि हमारे पास कस्टमर लिखा हुआ है और कस्टमर डेफिनेटली हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। तो इसका मतलब हु के बाद हमारे पास वर्ब कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर। अब जब सिंगुलर आना चाहिए तो आर तो हैव किसी सूरत भी नहीं हो सकते, और उसके बाद हु डैश नेवर थॉट। अब अगर हम इज थॉट लिखेंगे तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में चले जाएगा जो कि मीनिंग नहीं बनता। हमें यहां पर क्या लिखना होगा? हमें यहां पर लिखना होगा हैज थॉट। करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा? We are hoping to attract the type of customer who has never thought of opening a lawyer account, जिसने कभी भी अकाउंट खोलने का सोचा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे नहीं सोचा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद है आइदर ऑफ द अल्टरनेटिव्स। अब ये भी रूल हम पहले पढ़कर आए हैं। मैंने आपसे कहा था 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। 3 वर्ड्स आपके पास कौन से हैं? आइदर है, 3 वर्ड्स आपके पास में कौन से हैं? नाइदर है, और तीसरा वर्ड आपके पास कौन सा है? ईच। आप इसको सेंटेंस में 2 तरह से लिखेंगे। अगर आप इसके फौरन बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर आप ऑफ करके लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर जब आइदर के बाद ऑफ आ गया तो हमने अल्टरनेटिव नहीं लिखा, हमने क्या लिखा? अल्टरनेटिव। और दोनों सूरतों में आपने याद रखना है, आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है? सिंगुलर के तौर पर करना है। चाहे आप आइदर लिखें या आइदर ऑफ लिखें, आइदर स्टूडेंट होगा, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, दोनों सूरतों में ट्रीट सिंगुलर करना है। जब ट्रीट सिंगुलर करना है तो आईएनजी के साथ कोई टेंस नहीं बनता। विल सीम हमने यहां पर प्रेजेंट की बात करनी है, फ्यूचर की नहीं करनी है। सीम प्लूरल के लिए होता है। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा सीम्स। करेक्ट ऑप्शन रहेगा आइदर ऑफ द अल्टरनेटिव सीम्स टू प्रेजेंट मेजर डिफिकल्टीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द बिगेस्ट प्रॉब्लम आर डिपार्टमेंट। अब डेफिनेटली हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो हम फेस नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? फेसेस। ठीक है, हमने फेसेस लिखना है, और जब हमने फेसेस लिखना है तो फिर हमने इसके बाद
क्या लिखना है, फिर हमने इसके अकॉर्डिंगली वर्ब लिखना है। तो क्या आएगा, फेसिस इज। अब फेसिस आर तो नहीं आ सकता ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। मैं उसको क्रॉस कर गया, मैं इसलिए दोबारा यहां पे लिख रहा हूं। हमारा सेंटेंस चलेगा द बिगेस्ट प्रॉब्लम और डिपार्टमेंट फेसिस इज। हम उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो फेसिस आएगा, और सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए हमें क्या लिखना है, इज लिखना है। उसके बाद है जी पॉलिटिक्स ऑफ यूएसए, यूके एंड रशिया। हम पहले बात कर चुके, जब भी आप किसी सब्जेक्ट नेम को जर्नल ट्रांसलेशन के लिए लिखते हैं ना, तो आप उसे क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे यहां पर आप यूएस, यूके और रशिया की जब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज की, आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, आप बात कर रहे हैं प्लान्स की। तो ऐसी सूरत में आपने यहां पर पॉलिटिक्स को सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, यहां पर आपने पॉलिटिक्स को क्या ट्रीट करना है बेटे, प्लूरल। जब प्लूरल ट्रीट करना है तो हैज और इज तो नहीं आ सकते, और आर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम होगा, हैव वास्टली डिफरेंट फ्रॉम नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखें जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज की स्टार्ट की है ना, तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं क्वेश्चन उठाता हूं, उसको डिटेल के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने देखा होगा एक्सरसाइज 1 की जो एक्सप्लेनेशन थी वो गालबन हमारे पास कुछ 40-45 मिनट की थी। एक्सरसाइज 2 की जो डिस्कशन थी वो गालबन कुछ 30 मिनट्स के करीब है। अभी याद रखिएगा, ये जैसे जैसे आगे चलता जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो फिर मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा। स्पीड अप इसलिए स्पीड पकड़ूंगा कि देखिए हमने तकरीबन कोई 350-400 के करीब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 50-50 40-40 हर क्वेश्चन पर रुककर आपको क्या करता रहूं कि वह पूरा का पूरा रूल समझाता रहूं। आपको समझ आना है, जब हम 5 एक्सरसाइजेस सोल्व कर चुके होंगे ना, तो फिर हम इसको थोड़ा सा जल्दी लेकर के चलेंगे, क्योंकि तब तक मुझे यकीन है कि आपके रूल्स मुकम्मल हो चुके होंगे, पक्के हो चुके होंगे, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना पक चुके होंगे, आपकी हड्डियों में रच बस चुके होंगे। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा, आपको कीवर्ड बताऊंगा, रूल बोलूंगा, करेक्ट ऑप्शन, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब चीजों को हम थोड़ा सा स्पीड अप कर देंगे। यानी कि जो डिस्कशन अब अभी हम 30-40 मिनट में कर रहे हैं, यही डिस्कशन हमारी कितने मिनट में चली जाएगी, कोई 15 से 20 मिनट में चली जाएगी। 25 क्वेश्चन हैं जो हमने हर एक्सरसाइज में सोल्व करने हैं। अब आगे चलेंगे जी, द पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो ये जो दो कॉमास होते हैं ना, इनके दरमियान जो बात लिखी हुई होती है ना, ये याद रखिएगा, इसका ताल्लुक सब्जेक्ट के साथ हरगिज नहीं होता। मतलब ये हमारे पास अननेसेसरी क्लॉज होती है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही होती है हमें सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन सब्जेक्ट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि हमारा वर्ब इसके अकॉर्डिंगली नहीं आता, हमारा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा, जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, सिंगुलर है। तो हम एक्सपेक्टिंग नहीं लिख सकते, विल एक्सपेक्ट्स नहीं लिख सकते, एक्सपेक्ट नहीं लिख सकते। हमारा करेक्ट ऑप्शन सिंगुलर के लिए बेटे क्या चलेगा, चार्ली, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम उसे सिंगुलर कंसीडर करते हुए एक्सपेक्ट्स लिखेंगे। ही इज वन ऑफ दीज मैन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है वन ऑफ का। देखें आपको जो रूल्स पढ़ाए हैं मैंने वन ऑफ के लिए, जहां कहीं पर भी वन ऑफ आ जाए तो आपने याद रखना है उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन आपने उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर। और अगर आपके पास वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो आना ही आना है। अगर उसके बाद रिलेटिव केस आ जाए, अगर उसके बाद रिलेटिव, और अभी हमने बोला रिलेटिव क्या होता है, हु होता है, डैट होता है, विच होता है। अगर रिलेटिव आ जाए तो आपने उसे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, क्योंकि रिलेटिव के फौरन बाद आने वाला वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले आता है। और द ओनली वन की सूरत में, द ओनली वन की सूरत में रिलेटिव प्रोनाउन हो या रिलेटिव प्रोनाउन ना हो, दोनों सूरतों में आपने उसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर करना है। याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन। और आपको याद होगा हमने बोला था मोर देन वन। अब मोर देन वन दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि मोर देन वन की ट्रांसलेशन क्या बनती है यार, मोर देन वन की ट्रांसलेशन बनती है एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा आपने इसके साथ सब्जेक्ट भी सिंगुलर लिखना है और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है बेटे, सिंगुलर के तौर पर करना है। तो ये 4 रूल्स हैं। वैसे तो वन ऑफ का बड़ा एक पूरे का पूरा एक लेक्चर है जो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दिया, और
वो आपको लाजमी तौर पर देखना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है वन ऑफ का। तो अब यहां पर आप देखेंगे ही इज वन ऑफ दीज मैन हु। अब हु का मतलब हमारे पास बेटे क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। जब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले है, जो कि मैन है। तो इसका मतलब यहां पर हमें जो वर्ब चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ही इज वन ऑफ दीज मैन। अब नोइंग आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, नोज सिंगुलर में चला जाएगा। न्यूज तो कोई वर्ब ही नहीं होता है, सेकंड फॉर्म के साथ तो आप इसका एडिशन नहीं करते। तो एक्चुअल में जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहां पर चलेगा मैन की वजह से, MEN की वजह से, वो हमारे पास क्या चलेगा, चार्ली, नो यानी कि प्लूरल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द सेक्रेटरी एंड ट्रेयर। हम बात कर रहे थे जब भी आप दो नाउन्स को कंबाइन करते हैं एंड के साथ और आप आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ पहले वाले के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। द सेक्रेटरी एंड ट्रेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। लेकिन अगर मैं बोलूंगा द सेक्रेटरी एंड द ट्रेयर तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, एक सेक्रेटरी होगा और एक क्या होगा, ट्रेयर होगा। तो यहां पर हमारे पास चूंकि आर्टिकल एक के साथ लिखा हुआ है तो हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। तो यहां पर हम टेक नहीं लिखेंगे, अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर एक बात याद रखें, जब तक आप वर्ब को जेन में नहीं लेकर आएंगे ना तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर सके। अब जैसे देखें एवरी मॉर्निंग जहां पर भी आता है तो डेफिनेटली हमें समझ में आती है कि हमने कौन से टेंस को फॉलो करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना है। वैसे तो सेंटेंस टू के साथ भी ठीक हो सकता है, टेकिंग के साथ तो नहीं हो सकता। आईएनजी के लिए तो हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। लेकिन जब हम टू के साथ लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, हम पास्ट में तो लिख दिया लेकिन एवरी मॉर्निंग का मतलब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब हमने इसको सेकंड फॉर्म के साथ नहीं लिखना। जब हमने इसको सेकंड फॉर्म के साथ बेटे नहीं लिखना है तो व्हाट डज इट मीन कि हमने इसको टुक नहीं लिखना, बल्कि हमारे पास सिंगुलर होने की वजह से करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, टेक्स रहेगा। तो जहां पर मैंने आपको क्या बोला कि तीन चीजें यानी कि पैरेलल चल रही होती हैं और उनके ऊपर एक चीज चल रही होती है जो इन तीनों चीजों को कनेक्ट कर रही होती है। नंबर 1 वर्ब जा रहा होता है, नाउन जा रहा होता है, प्रोनाउन जा रहा होता है और ऊपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा होता है जो इन तीनों चीजों को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। जब तक आप ये तीन चीजें नहीं पढ़ते तब तक आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद है जी 150 किलोज ऑफ राइस। देखिए आप जितना मर्जी ज्यादा वजन बता रहे हो, आप वजन किसका बता रहे हैं, राइस का, विच इज अनकाउंटेबल नाउन। और वैसे भी किसी भी चीज का जो वेट होता है हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 150 किलोज ऑफ राइस डैश इनफ। अब जब हमने सिंगुलर ट्रीट करना है तो पहली बात क्या है कि पहली बात यह है और आर तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब इज और हैज में से अगर हम लिखेंगे हैज इनफ तो सेंटेंस ही गलत होगा। हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, इज इनफ। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है ₹225। अब मैंने वैसे तो इस सेंटेंस में यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी का मतलब ये बहुत सारे पैसे हैं, ये बहुत बड़ी सारी अमाउंट है। लेकिन मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, जब भी आप किसी चीज की प्राइस की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, आप किसी चीज की लेंथ की बात करेंगे, आप किसी चीज के वेट की बात करेंगे, जैसे अभी इससे पहले वाले सेंटेंस में हम कर रहे थे, आप किसी भी नंबर को किसी भी स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करेंगे ना तो आपने बेटे उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। ₹225 डैश अ लॉट ऑफ मनी, तो हमें यहां पर इसको सिंगुलर ट्रीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा लिखेंगे, सीम्स लिखेंगे। जब भी कॉस्ट होगा, प्राइस होगी, लेंथ होगी, वेट होगा, कोई भी स्टैंडर्ड होगा, यूनिट होगा, तो आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है जी अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। अब देखें यहां पर नाउन हमारे पास एक है जिसके लिए 2 एडजेक्टिव यूज किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना, अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, ठीक है, 2 नाउन्स हैं। 2 नाउन्स नहीं मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। क्या हमें बता रहा है आर्टिकल, हमें बता रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। और अगर मैं इसको यूं बोल देता अ गुड मैन एंड एन यूजफुल सिटीजन, ठीक है, तो फिर हम आ यूजफुल सिटीजन में एन बोल गया
आ यूजफुल सिटीजन, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या चलेगा, हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। लेकिन यहां पर हम उसे चूंकि सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते अ गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन इज पास्ड अवे, हम क्या बोलेंगे, हैज पास्ड अवे। हमें एक्टिव वॉइस में लिखना है, ये याद रखिएगा इंग्लिश का रूल, जहां कहीं पर भी आप डाई के साथ डेथ लिख रहे होते हैं ना, तो डेथ हमेशा आपने एक्टिव वॉइस में लिखनी होती है, और जहां भी आप बोर्न के साथ बर्थ लिख रहे होते हैं तो आपने बर्थ हमेशा किस में लिखनी होती है, पैसिव वॉइस में। जैसे इंग्लिश हमें ये कहती है कि इंसान का जो पैदा होना है ना वो पैसिव है, और इंसान का जो मरना है वो एक्टिव है। जैसे आप कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल का ऐसे पढ़ते रहे ना, उसमें आप क्या पढ़ते रहे हैं कि इल्लामा इकबाल बोर्न नहीं पढ़ा आपने, आपने पढ़ा इल्लामा इकबाल वाज बोर्न, कायदे आज़म वाज बोर्न, लेकिन आपने क्या पढ़ा, कायदे आज़म डाइड और इल्लामा इकबाल डाइड। तो बर्थ हमेशा किस में लिखनी है, पैसिव वॉइस में, और डेथ हमेशा किस में लिखनी है बेटे, एक्टिव वॉइस में। तो इसलिए यहां पर हैज पास्ड अवे आएगा। उसके बाद है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ दैट, तो हमने 90% को नहीं देखना, हमने देखना है उसके साथ आने वाले नाउन को। उसके साथ आने वाला नाउन हमारे पास क्या है, प्लूरल, तो हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। तो प्लूरल ट्रीट करने के लिए हैज या इज नहीं होगा, क्या होगा, approximately 90% of death from lung cancer and bronchitis dash caused by smoking। अब by का मतलब क्या है हमारे पास, by का मतलब पैसिव आ गया, तो हमें क्या लिखना है, are caused by smoking। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, are। और वैसे आपको पता ही है फ्रैक्शन हो, परसेंटेज हो, मिनोरिटी मेजोरिटी, हेयर देयर, विच और व्हाट हो, तो हमने इन वर्ड्स को नहीं देखना, हमने इनके साथ आने वाले सब्जेक्ट को देखना। अगर वो सिंगुलर है तो हम इन्हें सिंगुलर ट्रीट करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम उन्हें प्लूरल ट्रीट करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच। अब ये बड़ा मजे का रूल है जो मैं आपको ईच का बता रहा था। देखें ईच अगर आप लिखेंगे, ईच अगर आप सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो आपने लाजमी तौर पर इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट पहले लिख देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में बिठाइएगा, अगर आप ईच सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, ईच को बाद में लिखेंगे, यानी कि ईच के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा, तो फिर आपने इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, फिर आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे यहां पर ईच का वर्ड देखिएगा, यहां पर स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर पहले लिखे हुए हैं और बाद में ईच का वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमने यहां पर ईच को सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है। तो प्लूरल ट्रीट करने के लिए हमारे पास होप्स नहीं आएगा, आईएनजी के साथ तो वैसे टेंस नहीं बनता, हमें इंफिनिटिव चाहिए नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, होप। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा द स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स ईच होप। ईच की पोजीशन याद रखनी है, सब्जेक्ट से पहले होगा तो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा तो प्लूरल होगा। उसके बाद है जी राइस एंड बीन्स माय फेवरेट डिश। यहां पर ये फ्रेज हमें बता रही है कि हम इन दो चीजों को क्या ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। हम राइस एंड बीन्स को क्या बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, और डिश डेफिनेटली हम उसे क्या ट्रीट कर रहे हैं, सिंगुलर। तो इसका मतलब हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहने वाला है, सिंगुलर। जब सिंगुलर रहने वाला है तो रिमाइंड नहीं होगा, रिमाइंडिंग या टू रिमाइंड नहीं होगा। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बेटे, रिमाइंड। चूंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्रेजेंट हो, तो हम उसके साथ एस का एडिशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। अभी मैं आपको पहले भी बता के, और ये पहले भी गलती थी, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ की सूरत में हम क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर, और आ नंबर ऑफ की सूरत में हम क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो आपने द नंबर या आ नंबर नहीं देखना, आपने फिर ये देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला प्लूरल वर्ब क्या होगा, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है जो उससे पहले, यानी कि प्लूरल होगा, क्योंकि उससे पहले प्लूरल नाउन है। तो यहां पर हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। अब चूंकि हमारे पास अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो डेफिनेटली हमने इसको बेटे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। जब प्लूरल ट्रीट करना है तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, यानी कि वोट, ठीक है। बाकी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। उसके बाद हमारे पास 4 years डैश अ लॉन्ग टाइम। अब हमें खुद ही सेंटेंस में ही पता चल जाता है कि हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। और सबसे बड़ा कीवर्ड आपके पास पता क्या होता है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, जो आपको खुद आके बताता है कि जी मैं आ गया हूं, मेरे आने का मतलब क्या है, कि आपने चीजों को क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। तो यहां पर 4 years डैश अ लॉन्ग टाइम, अगर आप
आप बोलने में भी बोलेंगे ना 4 years आर अ लॉन्ग टाइम तो सही नहीं लगेगा, क्या लगेगा 4 years इज अ लॉन्ग टाइम। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद है पॉलिटिक्स डैश समटाइम्स अ डर्टी बिजनेस। अब देखें यहां पर पॉलिटिक्स को क्या बताया जा रहा है, अ डर्टी बिजनेस बताया जा रहा है। अब यहां पर पॉलिटिक्स को एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा, लेकिन उसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर बताया जा रहा है, लिखा जा रहा है ना, तो सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हम उसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, पॉलिटिक्स इज समटाइम्स अ डर्टी बिजनेस। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री। अब इकोनॉमिक्स यहां पे सब्जेक्ट नेम है, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हो रहा, वो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, किसकी, इस कंट्री की इकोनॉमिक्स की। कंट्री की इकोनॉमिक्स का मतलब है कंट्री के फाइनेंसेस, कंट्री के प्लान्स, कंट्री के स्ट्रेटेजीज, जो भी बात होगी। तो हम यहां पर चूंकि सब्जेक्ट नेम को एक जर्नल ट्रांसलेशन के लिए लिख रहे हैं, तो जब भी हम सब्जेक्ट नेम को जर्नल ट्रांसलेशन के लिए लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसे प्लूरल ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू एन आउटसाइडर द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री सीम टू बी। हमें यहां पर क्या ट्रीट करना है, इसको प्लूरल। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। सीम सिंगुलर के लिए होगा, सीमिंग आईएनजी कोई टेंस नहीं बनता, टू सीम इन्फिनिटिव हमें यहां पर चाहिए नहीं है। उसके बाद है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ अस, इसको स्टार कर लीजिएगा, इसको पल्ले बांध लीजिएगा। बल्कि आपने शायद यूएचएस 2025 में देखा भी, यूएचएस 2025 में एक एक्सप्रेशन आपके पास आता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बात पल्ले बांध लीजिएगा, ये दो एक्सप्रेशन पल्ले बांध लीजिएगा, ठीक है। एक आपके पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ अस, एक आपके पास क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अ ग्रुप ऑफ अस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऑफ की वजह से हमें ये लगता है कि हम जब बोलते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हमें बोर्ड को प्रेफर करना है, जब हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ अस तो हमें ग्रुप को प्रेफर करना है, और बोर्ड और ग्रुप की वजह से ये दोनों एक्सप्रेशन सिंगुलर होने चाहिए। लेकिन पल्ले बांध लीजिएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन सिंगुलर नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों एक्सप्रेशन को आपने क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है, ठीक है। ये पहली दफा है कि इन दोनों में से क्वेश्चन दिया गया है किसी भी प्रोविंस की तरफ से। आप जितने भी पास पेपर्स को देख लें, किसी भी सूबे के आपको कोई क्वेश्चन या ग्रुप ऑफ अस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नजर नहीं आएगा। आपने याद रखना है, ग्रुप ऑफ अस हो या द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। तो यहां पर चूंकि आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म के लिए हमें क्या लिखना होगा, वर शेल्टरिंग। अब आप हैव शेल्टरिंग तो लिख नहीं सकते, हैव के साथ आईएनजी फॉर्म तो हमारे पास आती नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है द शॉप विद इट्स आर्टिकल। जब विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड, एक्सेप्ट, ऑफ आ जाए, तो आपने लाइक अनलाइक आ जाए तो आपने प्रेफर किसको करना होता है, फर्स्ट वन को। फर्स्ट वन क्या है, शॉप। इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा सिंगुलर। और जब सिंगुलर रहेगा तो हमारा सेंटेंस चलेगा, द शॉप विद इट्स आर्टिकल वाज बर्न्ट डाउन। दुकान को उसके सामान समेत क्या किया गया, जला दिया गया। अब देखिए ना, सेंटेंस हमारे पास शॉप से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। जो शॉप है वो सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना, वो डूअर ऑफ एक्शन तो नहीं हो सकता। मैं आपको आसान तरीन फार्मूला बता देता हूं, जितने भी नॉन जो हमारे पास है ना, क्या इसको बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स है, आप उनको सेंटेंस में जब स्टार्ट में लिखेंगे तो आप एक्शन के लिए उनको पैसिवाइज बनाएंगे। जैसे फर्ज करें, अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, मैं आपको बोलता हूं द शॉप प्लेज क्रिकेट, इज इट पॉसिबल, शॉप क्रिकेट जो क्रिकेट खेलती है, तो शॉप क्रिकेट नहीं खेलती ना, तो इसका मतलब है शॉप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हमने शॉप को क्या ट्रीट करना है, ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, रिसीवर ऑफ एक्शन ट्रीट करना है, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखना है। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा, थर्ड फॉर्म के साथ वाज लिखा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा चार्ली। अगेन उसके साथ ही हमारे पास क्या है, द शिप विद इट्स क्रू। जब अगेन विद आ गया तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ है, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है, शिप है। अब शिप किसी को तो नहीं बचाएगी ना, शिप को बचाया जाएगा, तो सेंटेंस क्या रहेगा, द शिप विद इट्स क्रू डैश सेव्ड। उसको क्या किया गया, बचा लिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अगेन यहां पर क्या होगा, चार्ली। मैंने आपको आसान तरीन जुगाड़ बता दिया है।
जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो किसी वर्ड से और आपको समझ ना आ रही हो कि मैंने इसको एक्टिव वॉइस में लिखना है या पैसिव वॉइस में लिखना, और आगे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो, एक्शन परफॉर्म होना जरूरी है। देखिए बाज़ औक़ात तो इस तरह भी हो सकता है, जैसे सेंटेंस हो द शेप इज ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में तो एक्शन परफॉर्म ही नहीं हो रहा ना, इस सेंटेंस में तो हम जस्ट चीजों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें तो स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें तो एक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर एक्शन होगा शिप के साथ तो आपने याद रखना है एक्शन परफॉर्म नहीं होगा शिप से, बल्कि शिप के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं होगा बल्कि रिसीवर ऑफ एक्शन होगा, और आपने पैसिव वॉइस लिखना है। और करना क्या है, आपने सेंटेंस बना लेना, आपने लिखना है द शिप प्लेज क्रिकेट। अब शिप क्रिकेट खेल नहीं सकती तो इसका मतलब है हम शिप के साथ एक्शन के लिए एक्टिव सेंटेंस नहीं बना सकते, हमें क्या बनाना होगा, पैसिव। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, वाज। उसके बाद है जी सिल्वर एज वेल एज। जब एज वेल एज आ जाए तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होती है, फर्स्ट वन के साथ। फर्स्ट वन सिल्वर है, सिल्वर चूंकि सिंगुलर है तो हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड डैश अ प्रेशियस मेटल। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इज अ प्रेशियस मेटल, हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैज नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इज। तो ये है बेटे हमारे पास, ये थी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक्सरसाइज 3। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की एक्सरसाइज 4। और मैं आपको दोबारा बता दूं, इंग्लिश की बुक में तो आपको ये एक्सरसाइज मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में क्यूआर कोड मिलेगा ही जिसको आप स्कैन करके डिस्कशन पे चले जाएंगे। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो कर लेना है। मैं इस पीडीएफ को पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करूंगा, आप वहां से इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद फिर आप कहां पर आ जाएंगे, आप इस डिस्कशन पर आ जाएंगे इसको देखने के लिए। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या इससे पहले या इसके बाद आगे जितनी भी वीडियो आएंगे एक्सरसाइजेस के वो देखें, तो सबसे पहले क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल पे जाना है, फॉलो कर लेना है, वहां से पीडीएफ वहां से मतलब एक्सरसाइज उठानी है, पीडीएफ फॉर्म में हो या जेपीजी फॉर्म में हो, उसको सोल्व करना है। और उसके बाद फिर आपने बेटे कहां पर आ जाना है, आपने इस वीडियो की डिस्कशन पे आ जाना है। तो आजकल के लिए, आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई पल्ले नहीं पड़ी तो पूछ लेना है। नशई भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना, जहाज नहीं बनना बेटे, एक्टिव होना है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। और जो बात समझ में ना आए, जो पॉइंट तंग कर रहा हो तो पूछ लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।